हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। हम लोग पढ़ रहे थे परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर अलग अलग प्रकार का वर्गीकरण कोलाइड्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग तीसरा देखेंगे। इसमें तीसरा परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के बीच आकर्षण की प्रकृति के आधार पर, मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के बीच आकर्षण की प्रकृति के आधार पर देखेंगे कि कोलाइड्स कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान से देखिए और काफी महत्वपूर्ण है कि परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के बीच आकर्षण की प्रकृति के आधार पर। हम बताए थे परिक्षिप्त प्रावस्था का मतलब क्या हुआ, तो परिक्षिप्त प्रावस्था को हम लोग विलय मानते थे और परिक्षेपण माध्यम को विलायक मानते थे। इसके बीच आकर्षण के आधार पर, आकर्षण की प्रकृति के आधार पर यह दो प्रकार का होता है। एक होता है पहला लायोफिलिक कोलाइड, लायोफिलिक कोलाइड। लायोफिलिक कोलाइड क्या होता है सर? लायो का मतलब हुआ लिक्विड और फिलिक का मतलब हो गया लविंग। लायोफिलिक लिक्विड लविंग, जो द्रव से स्नेह करता है, इसका हिंदी होता है सर द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड, नाम से ही पता चलता है लायोफिलिक, द्रव से स्नेह करने वाला, जो द्रव से प्यार करे। अब प्यार करे मतलब कि वो आजकल का जो है नायक नायिका वाला प्यार नहीं, मतलब अट्रैक्शन, मतलब उसके अनुकूल चीजों को अपनी ओर क्या करे, खींचे। जो द्रव को अपनी ओर क्या करे, खींचे, उसी को हम लोग द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। तो क्या कहेंगे द्रव स्नेही कोलाइड में? वैसा कोलाइड जिसके परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के बीच, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के बीच क्या हो, अधिक आकर्षण हो, अधिक आकर्षण हो, क्या कहलाएगा, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाता है। क्या बोले, द्रव स्नेही, जो लिक्विड को प्यार करे। बाद में हम लोग हाइड्रोफिलिक भी पढ़ते हैं। हाइड्रा मतलब था वाटर और फिलिक मतलब लविंग।
तो फिलिक का मतलब हो गया लविंग, जो अपनी ओर क्या करे, खींचे, अट्रैक्ट करे। इसी को लिक्विड लविंग, जो लिक्विड को अपनी ओर खींचे, उसी को हम लोग लायोफिलिक कहते हैं। तो कहता वैसा कोलाइड जिसके परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के बीच अधिक आकर्षण हो, उसको लायोफिलिक कोलाइड कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखें तो कहता है जल में गोंद, जल में गोंद लायोफिलिक कोलाइड का एग्जांपल है। स्टार्च, जिलेटिन, ईटीसी नहीं। और कहता है कि यह जो लायोफिलिक सॉल बनाता है, हम बताए थे कोलाइड या सॉल एक ही है, कि यह अस्थाई होता है। क्या बोलेंगे इसमें, कि यह ऐसे सॉल अस्थाई, ऐसे सॉल अस्थाई एवं उत्क्रमणीय, ऐसे सॉल अस्थाई एवं उत्क्रमणीय होते हैं। अस्थाई मतलब स्टेबल होता है और उत्क्रमणीय मतलब रिवर्जेबल, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकता है। तो कहता है कि यह लायोफिलिक कोलाइड में बताए लिक्विड लविंग, जो लिक्विड को अट्रैक्ट करे, द्रव से नहीं कोलाइड, कि वैसा कोलाइड जिसके परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के बीच अधिक आकर्षण होता है, वही द्रव से नहीं कोलाइड कहलाता है। अब फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग देखेंगे लायोफोबिक। हो गया सर। अब हम लोग देखेंगे लायोफोबिक दूसरा। लायोफोबिक कोलाइड, लायोफोबिक कोलाइड। फोबिक का मतलब होता है हेटिंग। हेटिंग का मतलब हुआ नफरत करने वाला। नहीं कहता आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूं, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो ये हेटिंग मतलब हुआ नफरत करने वाला। ठीक है, इसको कहते हैं द्रव विरागी, जो द्रव से नफरत करता है। इसको हम लोग कह दिए द्रव विरागी कोलाइड। या द्रव विरागी कोलाइड क्या है, तो कहता है वैसा कोलाइड जिसके परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के बीच कोई खास आकर्षण नहीं हो। मतलब विलेय और विलायक के बीच कोई खास आकर्षण नहीं होता है, तब क्या कहलाएगा, द्रव विरागी कोलाइड कहलाता है। द्रव विरागी कोलाइड कहलाता है। इसका जो एग्जाम्पल होगा सर, वह हो जाएगा सल्फर सॉल,
एयूसोल, एजीसोल, ETC, ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया। और कहता है कि ऐसे सॉल का निर्माण संघनन विधि या परिक्षेपण विधि द्वारा किया जाता है। किसका? लायोफोबिक, द्रव से नफरत करने वाला। तो क्या लिखेंगे? ऐसे सॉल का निर्माण, ऐसे सॉल का निर्माण संघनन विधि एवं परिक्षेपण विधि द्वारा किया जाता है। क्या बोले? ऐसे सॉल का निर्माण संघनन विधि और परिक्षेपण विधि द्वारा किया जाता है। संघनन विधि और परिक्षेपण विधि द्वारा किया जाता है। तो लायोफोबिक में क्या बोले? जो द्रव से नफरत करता है, द्रव से हेटिंग करता है। कहता वैसा कोलाइड जिसके परिचित प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के बीच कोई खास आकर्षण नहीं होता है, उसी को द्रव विरागी कोलाइड कहते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये था परिचित प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के आधार पर। अब हम लोग आगे देखेंगे कोलाइड का बनना, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड क्या हो गया? कोलाइड का बनना मतलब कैसे कोलाइड को बनाया जाता है, कोलाइड कैसे बनता है। तो सबसे पहला जो इसमें देखेंगे रासायनिक विधि, केमिकल मेथड, रासायनिक विधि। केमिकल मेथड के द्वारा, रासायनिक विधि के द्वारा बनाया जाता है। तो कैसे रासायनिक विधि के द्वारा बनाया जाएगा? तो कहता है कि H2S गैस को Br2 जल में, ये अलग अलग हम लोग देखेंगे कि रासायनिक विधि में पहला जो हमारा विधि है सर, यह बनाया जाता है ऑक्सीकरण विधि द्वारा, अवकरण विधि द्वारा। उसी तरह बनाया जाता है जल अपघटन विधि द्वारा, ठीक है, डबल डिकम्पोजिशन, द्विविघटन के द्वारा ये सब जो है कोलाइड बनाया जाता है। तो इसमें पहला हम लोग देखते हैं बायऑक्सीडेशन। बायऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण विधि द्वारा। बायऑक्सीडेशन मतलब क्या हुआ? ऑक्सीकरण द्वारा। तो ऑक्सीकरण क्या देखेंगे? ऑक्सीकरण कहते किसको है सर? तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, विद्युत धनात्मक तत्व का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये सब ऑक्सीकरण कहलाता है, या इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो बाय ऑक्सीडेशन में क्या देखेंगे कि H2S गैस को Br2, देखिए यह H2S गैस है, यहाँ Br2 या विद्युत ऋणात्मक तत्व हो गया। तो कहता है Br2 जल में
मतलब ब्रोमीन जल में प्रवाहित करने पर ऑक्सीकरण द्वारा सल्फर सॉल्ट प्राप्त होता है। ऑक्सीकरण द्वारा सल्फर सॉल्ट प्राप्त होता है। तभी क्या बताया कि ऑक्सीजन का जुड़ना, तो यहां तो कोई ऑक्सीजन नहीं है। हाइड्रोजन का हटना, तो यहां हाइड्रोजन है, हट सकता है। विद्युत ऋणात्मक का जुड़ना, विद्युत ऋणात्मक है, जुड़ सकता है, ठीक है। या विद्युत धनात्मक का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो यहाँ हाइड्रोजन हटेगा और विद्युत ऋणात्मक क्या होगा? जुड़ेगा, ठीक है। तो विद्युत ऋणात्मक HBr बना लेगा। तो हम लोग रिएक्शन क्या लिख सकते हैं? H2S गैस हो गया प्लस या Br2 हो गया। यह क्या करेगा कि यह हाइड्रोजन के साथ यह Br जुड़ जाएगा, HBr। तो यहाँ क्या हो गया? यह HBr बैलेंस कर दीजिए, 2 है तो आगे में 2 लगा दीजिए, और प्लस क्या प्राप्त हो गया? सल्फर सॉल्ट। ये हमारा सल्फर सॉल्ट बन गया। दूसरा देखेंगे बाय रिडक्शन अवकरण विधि द्वारा। अवकरण विधि में क्या होगा सर? अवकरण किसको कहते हैं? तो जस्ट ऑक्सीकरण का उल्टा, मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है, ऑक्सीजन का हटना, विद्युत ऋणात्मक का हटना, विद्युत धनात्मक का जुड़ना, या फिर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसी को क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। तो कहता है इसमें कि AuSol का निर्माण, या फिर कहता है SnCl2, ठीक है, द्वारा AgCl3 के SnCl2 द्वारा AgCl3 के अवकरण से देखिए क्या होगा? AgSol, ठीक है। तो कहता है कि अवकरण से AuSol का निर्माण, AuSol का निर्माण होता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ AuSol है, अगर हम AgSol लेंगे तब यहाँ AgCl3 रहेगा। यहाँ AuSol है तो हम यहाँ Au ले दें, ठीक है। अगर यहाँ Ag लेंगे तो AgSol बनेगा, Au लेंगे तो AuSol का निर्माण होता है। अब क्या हो जाएगा सर? रिएक्शन देख लीजिए कि SnCl2 द्वारा AuCl3 के अवकरण से AuSol का निर्माण होता है। अभी हम क्या बताए अवकरण में कि विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना, विद्युत ऋणात्मक तत्व का हटना। तो यह Cl मेरा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ठीक है। अब यहाँ अगर AuSol हमको बन रहा है तो SnCl4 हो के अलग हो जाएगा, नहीं तो यह जो हमारा बन सकता है, क्या बन सकता है? देखिए तो 2AuCl3 प्लस SnCl2 और यह है 3SnCl2 एरो। अब इसको बैलेंस कीजिए तो क्या बन जाएगा? 3SnCl4 देखिए तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 6 6 12, और Sn यहाँ 3 तो यहाँ भी Sn 3 है, 4 तिया 12 प्लस क्या बन जाएगा? AuSol बन जाएगा। तो यह बन गया AuSol। अब Au को बैलेंस कर लीजिए, Au यहाँ 2 है तो
तो यहाँ आगे क्या लग जाएगा, 2 लग गया। तो यह क्या हो गया, 2Au सॉल्व। तो कहने का मतलब कि यह ऑक्सीकरण के द्वारा हम लोग सॉल्व प्राप्त कर सकते हैं, अवकरण के द्वारा हम लोग सॉल्व प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, बाय हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन द्वारा। बाय हाइड्रोलाइसिस, तीसरा बाय हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन द्वारा। नहीं तो कहता है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल विद्युत अपघट्य धातु के हाइड्रोक्साइड के दुर्बल विद्युत अपघट्य धातु के हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोसॉल का निर्माण, उसके लवणों के जल अपघटन से होता है। क्या बोले, दुर्बल विद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइट धातु जो है कि हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोसॉल, मतलब हाइड्रोक्साइड से जो हाइड्रोसॉल का निर्माण होता है और उसके लवणों के जल अपघटन द्वारा। तो यह हाइड्रोसॉल का निर्माण जो है उसके लवणों के जल अपघटन द्वारा था। किससे, वीक इलेक्ट्रोलाइट धातु के हाइड्रोक्साइड से। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, FeCl3। ठीक है, इसकी अभिक्रिया H2O से, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, जल अपघटन करा रहे हैं, तो क्या चाहिए, H2O से कराते हैं। और H2O से कराते हैं तो यह बन जाता है FeOH3। अब देखिए तो ऑक्सीजन 3 होना चाहिए, तो आगे में हम क्या लगा देंगे, 3 FeOH। अब हाइड्रोजन हो गया 6, यहाँ तो 3 ही है, तो HCl बना दीजिए, 3HCl। ठीक है, तो यही जो FeOH3 है, यही आपका क्या है, सॉल्व। ठीक है, तो यह हो गया हाइड्रोलाइसिस से। अब हम लोग देखेंगे बाय डबल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो बाय हम लोग चौथा देखते हैं, बाय डबल DOUBLE, डबल डिकम्पोजिशन, DECOMPOSITION, बाय डबल डिकम्पोजिशन, द्विविघटन, मतलब 2 बार टूटना द्विविघटन कहलाता है। जैसे अविलेय, एक काम कीजिए, ये सॉल्व को यहां लिख दीजिए, सॉल्व। ठीक है, ये कहता है अविलेय अकार्बनिक लवणों के सॉल्व का निर्माण डबल डिकम्पोजिशन या द्विविघटन
का उपयोग कर किया जाता है, उपयोग कर किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए इसका सर, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस एसिड हेलाइड KX है सर। के हो गया पोटेशियम और X होता है हेलाइड, हेलाइड का मतलब क्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। तो AgNO3 प्लस KX यह बना लेगा सर AgX सिल्वर हेलाइड प्लस यह बना लेगा KNO3। ठीक है, तो यह Ag जो X है यही आपका सॉल है, सिल्वर हेलाइड सॉल। तो यही आपका AgX सॉल है, सिल्वर हेलाइड सॉल है, और KNO3 जहां X बराबर आपका क्या है सर, तो X बराबर है BrClI ब्रोमो क्लोरो आइडो। ठीक है, ये X के जगह हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये था केमिकल मेथड। अब हम लोग B देखेंगे, यह तो A था केमिकल मेथड। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, विद्युत अपघटन विधि। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखेंगे विद्युत अपघटन या ब्रेडिंग आर्क विधि। विद्युतीय विघटन या ब्रेडिंग आर्क विधि। विद्युतीय विघटन या ब्रेडिंग आर्क विधि। ठीक है, यह ब्रेडिंग आर्क विधि क्या है या विद्युतीय विघटन विधि क्या है, तो आप इसको एक डायग्राम से पहले समझ लीजिए। यह एक बर्तन है, इसमें बर्फ का एक टुकड़ा डाला हुआ है। इसमें पूरा का पूरा जो भरा हुआ है वह आइस भरा हुआ है, बर्फ भरा हुआ है। ये देखिए सर आइस है, इसको हम लोग आइस कहते हैं। आइस मतलब हो गया बर्फ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि यह दो इलेक्ट्रोड होता है। एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रोड क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोड एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक निगेटिव इलेक्ट्रोड। अब इसके अंदर जो भरा हुआ है सर, ये वाटर भरा हुआ है। इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, और यही जब क्या किया जाएगा कि इधर से करंट को पास कराया जाएगा इस प्लस या माइनस के द्वारा, तो यहां एक आर्क उत्पन्न होगा। ठीक है, इसी को कहते हैं आर्क। और यह आपका हो गया क्या, वाटर। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, आर्क हो गया। कहता है कि इस विधि में
इस विधि में परिक्षेपण माध्यम में डूबे हुए धातु के इलेक्ट्रोड के बीच विद्युत आर्क जोड़ा जाता है। कहता अब इससे जब विद्युत प्रवाहित किया जाएगा विद्युत प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा द्वारा धातु, देखिए जैसे इसमें क्या किया जाएगा कि इधर से और इधर से करंट डाला जाएगा तो ये आर्क से क्या होगा कि विद्युत प्रवाहित जैसे किया जाएगा तो उत्पन्न ऊष्मा, इससे ऊष्मा निकलेगा। उत्पन्न ऊष्मा द्वारा धातु वाष्पित होकर परिक्षेपण माध्यम में वाष्पित होकर परिक्षेपण माध्यम में संघनित होता है। धातु वाष्पित होकर परिक्षेपण माध्यम में संघनित होता है और कोलाइड का निर्माण करता है। कोलाइडीसॉल बनाता है। ठीक है कि क्या होगा, यह बर्फ है जो इसको ठंडा रखने का काम करता है। यह बर्तन है, इसमें पानी है और पानी में धातु का 2 इलेक्ट्रोड है और जो आर्क द्वारा जोड़ा रहता है और जब इसमें करंट प्रवाहित किया जाता है तो कहता है इससे ऊष्मा निकलता है जो धातु को वाष्पित कर देता है और संघनित हो, जो धातु वाष्पित हो जाएगा वह संघनित होता है और संघनित होकर कोलाइडीसॉल का निर्माण करता है। ठीक है, कहता है इस विधि द्वारा प्लेटिनम Ag Au Cu etc के कोलाइडीसॉल का निर्माण किया जाता है। कहता इस विधि द्वारा प्लेटिनम Ag Au Cu इत्यादि के कोलाइडीसॉल का निर्माण किया जाता है। ठीक है,
अब कहता है कि इस प्रक्रिया में परिक्षेपण माध्यम और संघनन माध्यम दोनों विधि क्या होता है, प्रयुक्त होता है।